बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिलिका, सिलिकेट्स एंड एलुमिनो सिलिकेट्स, ये तमाम ऐसे मिनरल्स हैं जो सिलिकॉन एलिमेंट ग्रुप 14 का है उसके हैं। सिलिका जो है SiO2, ये प्योर जो क्रिस्टलाइन वाइट कलर की सैंड है वो है SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इसकी मुख्तलिफ पॉलीमार्फ्स हैं, यानी मुख्तलिफ इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। द डिफरेंट पॉलीमार्फ्स ऑफ सिलिका रिजेंबल, कौन कौन सी हैं? ये बीटा क्रिस्टलोबाइट इन हैविंग क्रिस्टोबेलाइट इन हैविंग टेट्राहेड्रल SiO4 यूनिट्स, यानी जो है इसके SiO4 यूनिट्स हैं। हर सिलिकॉन के इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन नज़र आएंगे। but each is made unique by exhibiting a different arrangement of the building blocks, यानी हर एक में तो SiO4 यूनिट्स ही होंगे, लेकिन हर जो एलोट्रोपिक फॉर्म है, हर पॉलीमार्फ जो है वो एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है बिल्डिंग ब्लॉक्स की। जो अल्फ़ा क्वार्ट्ज है उसमें क्या है, अल्फ़ा क्वार्ट्ज के अंदर आपस में लिंक्ड हुए होते हैं। अल्फ़ा क्वार्ट्ज हैज़ एन इंटरलिंक्ड हेलिकल चेन स्ट्रक्चर। हेलिकल क्या होता है? जो इस तरह, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह इंटरलिंक्ड है, इस स्ट्रक्चर को हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये अल्फ़ा क्वार्ट्ज में है। एंड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, और ये जो सिलिका की फॉर्म है, ये इसमें से जब लाइट पास करते हैं तो वो बेंड हो जाती है लेफ़्ट या राइट। इस चीज़ को हम कहते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि चेन हैज़ अ हैंडेडनेस है। हैंडीनेस का मतलब होता है कि जो इसकी चेन है यूनिट से बनी हुई है उसमें सिमेट्री नहीं है, वो एक साइड से कोई और डायरेक्शन में है, दूसरी साइड से कोई और डायरेक्शन में है। साथ साथ ये जो अल्फ़ा क्वार्ट्ज है ये पाइजो इलेक्ट्रिक है, और पाइजो इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसे क्रिस्टल ऑसिलेटर जो मशीन है, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर डिवाइस है, इसमें यूज़ करते हैं क्रिस्टल्स को यानी मूव करने के लिए, इस ताकि फ्रीक्वेंसी जो है वो कंट्रोल की जाए, और फिल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने में। और इसके अलावा माइक्रोफोन्स में यूज़ होती है और लाउड स्पीकर्स में यूज़ होता है अल्फ़ा क्वार्ट्ज जो है। अब ये पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की डेफिनेशन बताई हुई है। अब इसका MCQ भी ये डिज़ाइन हो सकता है। अब पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज़ वन, पाइजो इलेक्ट्रिक वो क्रिस्टल होता है दैट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से करंट गुजरनी शुरू हो जाती है जब उसके ऊपर, यानी करंट कब कैसे गुजरेगी? चार्जेस डेवलप हो जाएंगे उस क्रिस्टल की अपोजिट साइड्स पर, पॉजिटिव एक साइड पे, दूसरी साइड फेस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कब? जब उसके ऊपर कोई फिज़िकली उसको पुश करते हैं, यानी पीछे से प्रेस मिलता है, यानी व्हेन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब है जब उसे दबाते हैं, बटन दबाया जाता है। और इसी तरह दैट अंडरगो सम चेंजेस टू एटॉमिक पोजीशन, और ये क्यों होता है? एटम्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट उनको अप्लाई करते हैं। यानी जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं तो करंट पैदा होती है, और जब करंट देते हैं तो एटम्स की पोजीशन आगे पीछे हो जाती है। सच क्रिस्टल्स मस्ट लैक अ सेंटर, और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो वही चीज़ रिपीट होगी। ऐसी चीज़ होनी चाहिए एक तरफ से कोई और तरह का ये क्रिस्टल होना चाहिए, दूसरी तरफ से कोई और तरह का। अगर दोनों साइड सेंटर से लाइन पास करें और दोनों एक जैसे हिस्सों में टूट जाए तो उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लेकिन ये ऐसा क्रिस्टल होना चाहिए जिसके दरमियान से काटें तो दो डिफरेंट शक्ल की चीज़ें हासिल हों, दो टुकड़े डिफरेंट मिलें। फॉर एग्जांपल कंटेन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होनी चाहिए एटम्स की। देयर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, कि जब करंट गुजारते हैं उससे मैकेनिकल वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती हैं, एटम अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, और जब मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं क्रिस्टल के ऊपर तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है। इसे ही वाइस वर्सा कहते हैं। ये किस बुनियाद पे है? इसका क्या फ़ायदा है? इट इज़ द बेसिस ऑफ देयर यूज़ फॉर एग्जांपल क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में। यही बुनियाद है इन्हें हम जो है अल्फ़ा क्वार्ट्ज जिसे क्रिस्टल ऑसिलेटर मशीन में यूज़ करते हैं डिवाइसेस में। अब जब लिक्विड सिलिका जो होती है, सिलिका को हीट करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, उसे ठंडा करते हैं तो ये नॉन क्रिस्टलाइन ग्लास बन जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसमें SiO4 टेट्राहेड्रली आपस में कनेक्ट होते हैं। ओनली अ फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ ग्लासेस फॉर्म ग्लासेस, फॉर एग्जांपल बोरॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेन लेड ऑक्साइड, और इनके ऑक्साइड जब हीट करते हैं मेल्ट होकर दोबारा ठंडा करते हैं क्रिस्टल नहीं बनते बल्कि शीशा बन जाता है।
व्हेन सिलिका ग्लास इज़ हीटेड, जब सिलिका ग्लास जो है वो तैयार, मैंने बताया SiO2 को हीट करके मेल्ट करके ठंडा करते हैं तो वो जो ग्लास बनता है उसे सिलिका ग्लास कहते हैं। जब सिलिका ग्लास को हीट करते हैं अबव 1750 केल्विन तो वो प्लास्टिक बन जाता है। तो इसका ये यूज़ है कि इसे हम ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जहाँ होता है वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी आम चूल्हे पे तेज़ किस्म का जो फ्लेम होता है वो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होता है, तो वहाँ इसको कोई मसला नहीं होता, क्रैक्स नहीं पड़ते क्योंकि वो प्लास्टिक बन जाता है। ये जो सिलिका ग्लास है इतनी अच्छी क्वालिटी का। सिलिका ग्लास ऑपरेटर जो होता है इसके ऊपर जितनी मर्ज़ी नीचे से तेज़ आग कर दें या किसी हॉट प्लेट के ऊपर शीशा ऐसा रखें तो उसे कुछ भी नहीं होता। ये इनसेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेंड नहीं होता। जब इसको एकदम कूलिंग होती है या एकदम हीट मिलती है तो इस एक्सपेंशन नहीं होती है, लो थर्मल एक्सपेंशन है इसका। तो ये इसका बहुत यूज़ है। इसे फ्लास्क बनाने में यूज़ करते हैं जिसमें बहुत 1000 डिग्री टेम्परेचर में भी वो फ्लास्क को कुछ नहीं होता। इसी तरह बोरोसिलिकेट जो है, बोरोसिलिकेट वो एक आम ग्लास होता है जो टूट जाता है, तो एक आपने देखा सिलिका का ग्लास है SiO2 का जो हाई किस्म का शॉक, हीट शॉक भी बर्दाश्त कर लेता है। जो बोरोसिलिकेट ग्लास है उसके अंदर 10 to 15% बोरोन ऑक्साइड होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है सिलिका ग्लास से। इसका मतलब वो इतना अच्छा नहीं है। ग्लास फॉर विंडोज़, बॉटल्स एंड मैनी अदर कमर्शियल यूजेस के लिए जो ग्लास यूज़ होता है वो सोडा लाइम ग्लास होता है। वो कैसे तैयार होता है? वो और किस्म का ग्लास है सोडा लाइम ग्लास। उसे तैयार करने के लिए दिस इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यूजिंग, मेल्ट करते हैं रेत को, सैंड को, और उसमें या सोडियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स कर देते हैं और शीशा तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आम जो कॉमन ग्लास है जिसे खिड़कियों के बनती हैं और बोतलें वगैरह ड्रिंकिंग के लिए बनती हैं। और SiO बॉन्ड उसमें नज़र आते हैं। रिसाइकल्ड ग्लास, क्यूलेट, जो टूटा हुआ ग्लास के टुकड़े हैं उनको रिसाइकल करें तो उसे बहुत फ़ायदा होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ग्लास में। एंड दिस, और ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ताकि कॉस्ट कम आती है। जो ऑलरेडी बना हुआ शीशा उसको मेल्ट करके दोबारा से उसे नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। जो नॉर्मल सिलिका है इसके ऊपर बहुत ही स्लो अटैक होता है एल्कली का, बट सिलिकेट्स आर रेडली फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ SiO2 एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। जब SiO2 और मेटल हाइड्रोक्साइड को आपस में करते हैं तो सिलिकेट्स बन जाते हैं, या ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं या कार्बोनेट्स के साथ तो हमें सिलिकेट्स मिल जाते हैं, SiO4 वाली चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद आ जाता है जो सिलिकेट्स हैं वो जितनी भी रॉक्स वगैरह हैं और जितना भी यानी ये चट्टानें हैं उनमें हैं ही सिलिकेट्स। तो अर्थ क्रस्ट इज़ लार्जली कंपोज्ड ऑफ सिलिका। अर्थ क्रस्ट में हमें रेत नज़र आती है सिलिका, और सिलिकेट्स जो रॉक्स नज़र आती हैं मिनरल्स होती हैं। ठीक हो गया, ये सारा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अब है फेल्ड्स्पार, ये जो रॉक्स है उसका नाम है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार किस चीज़ के बने होते हैं? ये एलुमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बने हुए कंपाउंड्स होते हैं। जो पत्थर हैं, सख्त किस्म की चट्टानें हैं। फेल्ड्स्पार और एलुमिनो सिलिकेट सॉल्ट्स हैं किसके? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरियम के। यानी इन मेटल्स के ये सॉल्ट्स हैं। इनमें एलुमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन होती है और उनके साथ मेटल लगा होता है। कौन सा? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम या बेरियम। एंड कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ रॉक फार्मिंग मिनरल्स। जो रॉक्स हैं इन्हीं मिनरल्स की बनी होती हैं और इन रॉक्स के ये लिखे हुए हैं सारे नाम हैं, ये सारी इन्हीं की बनी होती हैं। इसी तरह जियोलाइट्स कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एलुमिनो सिलिकेट्स। एलुमिनो सिलिकेट्स की एक क्लास है जिसका नाम है जियोलाइट्स। बट देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, जियोलाइट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका क्या यूज़ है? मेक्स दैम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार भी तो यही थे एलुमिनो सिलिकेट्स, तो जियोलाइट्स भी एलुमिनो सिलिकेट्स हैं। तो दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे? जो जियोलाइट्स हैं वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फेल्ड्स्पार मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते। अब नेक्स्ट आ जाता है जियोलाइट्स क्या चीज़ है, इनकी डेफिनेशन प्रॉपर आ जाती है। जियोलाइट्स आर क्रिस्टलाइन, जियोलाइट्स क्रिस्टलाइन होते हैं, हाइड्रेटेड, इनमें पानी एब्जॉर्ब हुआ होता है, क्रिस्टल का हिस्सा होता है वाटर जो होता है, हाइड्रेटेड एलुमिनो सिलिकेट्स होते हैं, यानी इनमें भी एलुमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होती है। दैट पोजेस फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्स, जिनमें प्रॉपर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, आयंस की, मालिक्यूल्स की, कंटेनिंग रेगुलर चैनल्स एंड और कैविटी, जिनमें रास्ते होते हैं या अंदर कैविटीज़ होती हैं, घड़े होते हैं। द कैविटीज़ कंटेन वाटर मालिक्यूल्स, और उनके अंदर वाटर मालिक्यूल मौजूद होते हैं। और केटाइंस भी होते हैं,
कैटाइंस कौन से ग्रुप के होते हैं, ग्रुप नंबर 1 के यानी अल्कली मेटल्स, या अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 के कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह होते हैं। तो ये जियोलाइट्स की डेफिनेशन है जो वाटर एब्जॉर्ब करने में यूज़ होता है। जियोलाइट्स ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं जो जिनमें फ्रेमवर्क जो होता है वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स का बना होता है, जैसा फेल्डस्पार है। अब आ गया हाइड्रोथर्मल मेथड क्या होता है किसी भी चीज़ को बनाने का। ये डेफिनेशन आती है कि कोई भी चीज़ बनानी है तो हाइड्रोथर्मल मेथड क्या है। हाइड्रोथर्मल मेथड में टेम्परेचर को बहुत कम रखा जाता है, तो जो चीज़ लैदा होनी है इनसॉल्युबल फॉर्म में, ख़ास तौर पे प्रोडक्ट है वो लैदा हो जाता है। वो ऐसे है इस यानी रिएक्टेंट अगर लिक्विड फॉर्म में है तो प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में होगा और सेपरेट हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाइड्रोथर्मल मेथड ऑफ सिंथेसिस, कोई भी चीज़ तैयार करने का हाइड्रोथर्मल मेथड ये है, रेफर्स टू अ हेट्रोजीनस रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट किसी और फेज़ में है, प्रोडक्ट कोई और फेज़ में है, तो इसे हेट्रोजीनस रिएक्शन कहते हैं। कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड सिस्टम, जो किसी बंद बर्तन में किया जाता है, बंद वेसल के अंदर किया जाता है, इन एन एक्वा सॉल्वेंट, और जिसमें पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन से ज़्यादा होता है और प्रेशर 1 बार से ज़्यादा होता है। ऐसी रिएक्शन कंडीशन में क्या होता है, इसमें यानी मौका मिलता है डिसोल्यूशन, रिएक्टेंट इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स जो होते हैं आराम से सॉलिड फॉर्म में लैदा हो जाते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनस रिएक्शन है। दैट आर पुअरली सॉल्वर, प्रोडक्ट्स पानी में हल नहीं होते, तो इसलिए इतना लो टेम्परेचर और प्रेशर है कि वो आराम से लैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो पुअरली सॉल्युबल होते हैं इन कंडीशंस में, ये जो नॉर्मल कंडीशंस हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो वो आ जाते हैं सल्फाइड्स, जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं ग्रुप 14 के, वो अगले हैं सल्फाइड्स। उनमें सबसे पहले कार्बन के सल्फाइड्स देखेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड है। कार्बन डाइसल्फाइड कैसे तैयार होता है, इसे तैयार करने के लिए कोयला लेकर, जिसे चारकोल कहते हैं, प्योर कार्बन, उसका सल्फ़र के साथ 1200 केल्विन पे रिएक्शन कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, कार्बन का सोर्स ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं CNG CH नेचुरल गैस लेकर उसका रिएक्शन भी सल्फ़र वेपर्स के साथ करवाते हैं और इसको एलुमिनियम ऑक्साइड के ऊपर से पास करते हैं। 950 केल्विन टेम्परेचर होता है। अब ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये 2 तरीक़ों से तैयार हुआ है। ये बहुत ही टॉक्सिक है। क्यों? ये अगर सांस के ज़रिए या फिर स्किन से हाथों को लगा तो स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाए तो ये नुकसानदेह है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हाथ नहीं लगाना चाहिए इसे, डायरेक्ट ग्लव्स वगैरह यूज़ करके इसको हैंडल करना चाहिए और मास्क पहन के, क्योंकि इन्हेलेशन से, सांस लेने से या स्किन को लगने से अंदर चला जाए तो ये नुकसान देता है जो कार्बन डाइसल्फाइड है। और ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, बट इज़ एन एक्सीलेंट, लेकिन सॉल्वेंट बहुत अच्छा है। ये अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कार्बन डाइसल्फाइड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है, विच इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रेयन एंड सेलोफेन, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलीमर्स जो तैयार होते हैं इनमें कार्बन डाइसल्फाइड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं रेयन वगैरह बनाने में। और सेलोफेन पेपर जो फ़िल्टर पेपर जो हम यूज़ करते हैं ना, उस तरह का होता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें से जो सेलोफेन पेपर होता है। और रेयन जो है ये भी एक मटेरियल है, रेयन जो आप समझें नायलॉन टाइप ही है। उसके बाद आ जाता है जर्मेनियम, टिन और लेड के जो मोनोसल्फाइड्स हैं वो हमें हासिल हो सकते हैं हम मुख्तलिफ इनके रिएक्शंस करके। लेड सल्फाइड जो है, लेड 2 सल्फाइड, ये नेचुरली गैलिना की फॉर्म में, इसका जो ओर है उसको कॉमनली नेचुरली गैलिना कहते हैं, लेड 2 सल्फाइड को। और इसका स्ट्रक्चर सेम NaCl के जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, तो लेड 2 सल्फाइड का स्ट्रक्चर भी सोडियम क्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर की तरह होता है। और ये जब बनता है ब्लैक प्रेसिपिटेट्स इसके होते हैं। और इसको लेड 2 सल्फाइड को हम जब H2S किसी भी जगह पे कितनी है उसको चेक करने में हम लेड डालते हैं, तो लेड जो है H2S से रिएक्ट करके लेड सल्फाइड बन जाती है। तो H2S की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए ये कंपाउंड में निकलता है। द कलर एंड वेरी लो सोलबिलिटी ऑफ लेड, इसका कलर भी ब्लैक है और ये हल भी नहीं होता, तो ये इससे पता चल रहा है इतना डार्क कलर है और हल भी कम हो रहा है पानी के अंदर, तो ये आयनिक नहीं है, प्योरली आयनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें कोवलेंट करैक्टर भी है। प्योर लेड सल्फाइड इज़ अ P टाइप सेमीकंडक्टर। देखें, लेड सल्फाइड अगर बिल्कुल प्योर है तो सेमीकंडक्टर की 2 टाइप होती हैं, एक होता है P टाइप और एक होता है N टाइप।
ये एमसीक्यूज इसमें से बनेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है प्योर लेड सल्फाइड जब इसमें सल्फ़र ज़्यादा होती है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब इसमें लेड ज़्यादा होती है। लेड ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं लेड के, तो एन टाइप बन जाते हैं। एन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि सल्फ़र जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज़ करता। तो सल्फ़र ज़्यादा होने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और लेड आयन ज़्यादा होने से या लेड एटम ज़्यादा होने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि लेड के फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएँ तो एन टाइप है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कम हो तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये फ़ोटो कंडक्टिविटी यानी लाइट पड़ने से जो करंट देते हैं वो उस उधर यूज़ होता है। एंड हैज़ एप्लीकेशन इन फोटो कंडक्टिव सेल्स, ऐसे सेल्स जो लाइट की मौजूदगी में, लाइट की रोशनी में अपनी करंट देते हैं, उन्हें फ़ोटो कंडक्टिव सेल्स कहते हैं। तो लेड सल्फाइड वहाँ यूज़ होता है। ट्रांजिस्टर्स बनाने में जो टाँके कनेक्शन वगैरह हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के। एंड फोटोग्राफिक एक्सपोजर मीटर्स, ऐसे मीटर जो सूरज की रोशनी में या लाइट की मौजूदगी में एक्टिव होते हैं, उन्हें फोटोग्राफी, उनमें लेड सल्फाइड यूज़ होता है। इफ़ अ मटीरियल इज़ फोटो कंडक्टर, अब फोटो कंडक्टर क्या मटीरियल है? अगर कोई मटीरियल फोटो कंडक्टर है तो वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? जहाँ वो मौजूद हैं, जो अपने घर में है, वैलेंस बैंड से एक्साइट होकर कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं, जहाँ वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। दस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है लाइट पड़ने से। तो फोटो कंडक्टिव ऐसा मटीरियल है जिसकी कंडक्टिविटी में इजाफा होता है जब उस पर लाइट पड़ती है। उसकी वजह ये होती है उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में मौजूद हैं, अपने असल घर में है, वहाँ से वो एक्साइट होकर कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं। कंडक्टिंग बैंड जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी का होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो करंट फ्री हो जाते हैं और करंट गुजरने की एबिलिटी बढ़ जाती है। अब जो हाइड्रोजन सायानाइड है ये एक एक्सट्रीमली टॉक्सिक है और फ्लेमेबल कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है, H2S जो है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सिलिकॉन नाइट्राइड है, द वाइड एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन नाइट्राइड्स अब आ जाते हैं। तो सिलिकॉन नाइट्राइड्स में सिलिकॉन नाइट्राइड सबसे ज़्यादा है मशहूर। इसकी एप्लीकेशन क्या है? ये सिरेमिक और रिफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। टाइलें वगैरह इसकी बनती हैं, और मुख्तलिफ भट्टियाँ जो होती हैं उनके अंदर ईंटें जो हैं इसकी बनती हैं, क्योंकि ये लाइट को अंदर ही रिफ्रैक्ट करती हैं। एंड इन द फॉर्म ऑफ विस्कर्स के तौर पे ये इस्तेमाल होता है। पीछे थोड़ा सा हाइड्रोजन सल्फाइड के यानी बारे में बताया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये ज़्यादातर यूज़ होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, इसका यूज़ होता है हाइड्रोजन साइनाइड का। मैनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस इन्वॉल्व हाइड्रोजन साइनाइड, इट इज़ ऑफ ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इसमें क्या होता है? 1,2 डाइसियानो ब्यूटेन बनाने में यूज़ होता है, नायलॉन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और बहुत सारे इसके यूजेस हैं हाइड्रोजन साइनाइड के, जो कार्बन डाइसल्फाइड या किसी और सल्फाइड के रिएक्शन करने से बनता है। अल्लाह हाफिज़।